Hello viewers, are you ready for your answers for History Civics ICSE Class 10 2025 paper? First of all, I want to tell you that I am very happy that my predicted video contain all these questions. पार्ट 2 में जैसा कि आपने देखा है, पहला क्वेश्चन यूनियन पार्लियामेंट का वो तो आपको पता है, बट सेकंड मैंने आपको प्रेसिडेंट कहा था, प्रेसिडेंट ही आया है, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ नहीं सकते थे, वो कंपल्सरी सेक्शन में आया है। हाई कोर्ट का पूरा क्वेश्चन ही हाई कोर्ट से आया, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी में 1857 एज यूजुअल है, कोई चेंज नहीं हुआ, ये हमारे लिए खुशी की बात है। क्वेश्चन 7 में आपका यही लॉर्ड लेटन की रिप्रेसिव पॉलिसी और प्रेस का आ गया। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे कि इस चैप्टर के यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट एक एक क्वेश्चन आपके साथ ये प्रेडिक्टेड वीडियो का ही क्वेश्चन है। कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, कॉजेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट, रॉल एक्ट, ये सारे के सारे वही के वही हैं। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोला था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही आई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिल्कुल भी नहीं आई। और यूएनओ का भी जो क्वेश्चन है, जनरल असेंबली की कॉम्पोजिशन, खैर मैंने कॉम्पोजिशन सबकी बोला था, पर जनरल असेंबली की कॉम्पोजिशन उन्हीं में से आई और फंक्शंस आपको दोनों के आए गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी हैं और यूनिसेफ के भी फंक्शंस हैं। तो आई होप आज तो आप खुश हो गए कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रेडिक्टेड वीडियो के अगर आपने किए हैं, बाकी आपने सारे किए हैं, तो वो मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर आप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। चलिए आप पार्ट 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 एमसीक्यू के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ जब भी हम डिफरेंस करते हैं तो हमेशा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर इंडिविजुअली आता है तो हम प्रेसिडेंट लिखते हैं इसके अंदर, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 में आपके पास डब्ल्यू दिया है, फेमस जर्नलिस्ट है लेकिन एज कम है, 30 होनी चाहिए थी, नहीं हो पाएगा। एक्स जो है वो 45 ईयर्स एज भी और इंडस्ट्रियलिस्ट है, इट मींस ये ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। वाई जो है वो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंसी फिर से नहीं है और जेड भी नहीं है क्योंकि उसके पास सिटीजनशिप ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर कट इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, एक्स ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन ए बन जाएगा। थर्ड पार्ट में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में एडवाइज द प्रेसिडेंट, वो माने या ना माने एडवाइस दी जाती है। जुडिशियल रिव्यू में आता है कि जो भी लॉज बने हैं उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है और फिर अगर उनमें से कोई भी उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है या हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोहिबिट करने की कोशिश कर रहा है तो उन लॉज को अल्ट्रा वायरस या नल एंड वॉइड आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आएगा आपका रिव्यू द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। फोर्थ पार्ट में आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर डिबेट चल रही है और बहुत जबरदस्त डिबेट चल रही है। तो एडजॉर्न द हाउस फॉर लैक ऑफ क्वोरम का वर्ड ही नहीं आ रहा है, तो क्यों इसके अंदर अगर एक्शन लिया जाएगा तो क्यों लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, ये आपने बताना है। अगर सिमिलर अनरूली सिचुएशन इन द लोकसभा है, चूज द एक्शन दैट मे बी टेकन बाय द स्पीकर, क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में। क्वोरम का तो एडजॉर्न नहीं है यहाँ पर, डिसॉल्व द लोकसभा नहीं करेगा, एडजॉर्न द हाउस फॉर द लैक ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, इतनी ज्यादा गहमा गहमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया था लोक अदालत का लास्ट ईयर वाले पेपर में, डिस्क्वालिफाई, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। इन फिफ्थ पार्ट, इफ एन एडजॉर्नमेंट मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा, तो क्या होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन कब पास होता है, जब कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंस टॉपिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लोकसभा डिसॉल्व तो होगी नहीं। बी में हाउस विल डिस्कस ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which emergency will be declared by the president if the security of the nation is under threat? अगर सिक्योरिटी को खतरा है तो इट मींस वो जनरल इमरजेंसी है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट आ रहा है, लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल इन 1905, हमें पता है ट्रू है ये स्टेटमेंट। और रीजन में नेशनलिस्ट फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड द हिंदूज एंड मुस्लिम, और उनको पता था ये जानबूझ के इंटेंशनली स्टेप लिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस, ए इज द रीजन फॉर आर। इन एट पार्ट, he introduced the subsidiary alliance to expand the British control over India। अगर आपने मेरी 2 मार्क्स वाली वीडियो देखी है तो उसका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही subsidiary alliance है, किसने बनाया, लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। डलहौजी, कैनिंग, कर्जन के बाकी और चीजें हैं, ये नहीं है। नाइन्थ में, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स। आपको लाल बाल पाल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, बिपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक है, तो उनको निकाल देंगे तो असर्टिव कौन बच गए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट आ रहा है पिक्चर बेस्ड आपका 10th पार्ट, मोस्ट एसोसिएटेड विद दिस पिक्चर कौन होंगे, कौन से नेशनल हीरो हैं हमारे, इसके रिलेटेड ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और बिंदु घोष। वैसे तो गर्ल एजुकेशन के लिए सबने ही स्टेप उठाए हैं, लेकिन फर्स्ट गर्ल स्कूल पुणे में 1851 में ज्योतिबा फूले ने खोला था, तो मैं इसको ऑप्शन नंबर ए के साथ एसोसिएट करना चाहूंगी।
नेक्स्ट है 11th पार्ट, आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। पी ऑप्शन है वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आईएनए। स्टेटमेंट में ये आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। साइन द लखनऊ पैक्ट नहीं है। लेट द क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं है। फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, उसी टाइम पे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था। ऑप्शन नंबर एस इज करेक्ट। तो पी और एस दोनों करेक्ट है। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस, पी एंड एस बोथ। In 12th part, the market of a small industrial town X has been dominated by many products of foreign companies के product बिक रहे हैं. Local residents decide to save the Indian industry by helping them increase their sales. Which method of assertive nationalist must they follow to become self-reliant? तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री को फ्लॉरिश करेंगे तभी ये सब हो पाएगा. इट मीन्स हम आपने मेथड्स ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट में ये सारे मेथड्स पढ़े हुए हैं, सारे के सारे असर्टिव नेशनलिस्ट के मेथड्स आए. इनमें से स्वदेशी बनाएंगे हम, तो स्वदेशी सी ऑप्शन इज करेक्ट. अगर हम स्वदेशी लेंगे तो ऑब्वियसली फॉरेन कंपनीज का नुकसान हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ आपको मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे. अब नॉट के लिए बोल दिया तो डिसआर्म, डीकोलोनाइज और डेवलप तो है ही है. तो इसमें बी ऑप्शन डिसएंगेज इज करेक्ट, जो नहीं एसोसिएटेड है. Which agency of the United Nations Organization is associated with this picture? तो पिक्चर में आपको कल्चरल हेरिटेज दिखाई है अलग अलग जगहों की. तो कौन सी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है? दिस इज यूनेस्को. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. यूनेस्को इनके साथ एसोसिएटेड वर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज फॉर द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप. पता था हमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और सिमिलरिटीज आती ही हैं. फेथ इन डेमोक्रेसी दोनों का ही नहीं था. कॉमन कॉज फॉर द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, लेकिन डेमोक्रेसी में फेथ होता तो इतने हालात थोड़ी बुरे होते. इकोनॉमिक क्राइसिस, हमारा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इसका सेकंड कॉमन कॉज था, जो दोनों के लिए ही है. फ्रीडम ऑफ प्रेस वहां थी ही नहीं. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं थी. 6 बार गवर्नमेंट 2 साल में चेंज हुई है, तो स्टेबिलिटी कहां से हो जाएगी. तो ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक क्राइसिस इज करेक्ट इन दिस केस. कमिंग टू लास्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो आपको साफ दिख रहा है सर्ब स्टूडेंट असैसिनेट आर्कड्यूक, यानी आपको पता है ये इमीडिएट कॉज आ गया. किसका इमीडिएट कॉज है ये? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. तो कौन सा है? साराजीवो क्राइसिस. तो नाम क्या दिया गया, हेडलाइन क्या है? साराजीवो क्राइसिस. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस. Starting with question number 2, part 1 is mention any 2 powers of the prime minister with reference to the cabinet. तो leader of the cabinet लिख सकते हैं, power to direct and coordinate policies लिख सकते हैं, select and dismiss ministers भी लिख सकते हैं. आप कोई भी पॉइंट जो आपकी बुक में दिए उनमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं. सेकेंड इज इमेजिन यू आर एन अर्ली नेशनलिस्ट लीडर, मेंशन इन 2 मेथड्स यू वुड फॉलो टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. जैसे 2 सेट ऑफ मेथड आपकी बुक में दिए गए थे. पहला आ जाता है टू एडुकेट द पीपल इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, यूज ऑफ प्रेस एटसेट्रा, ये पॉइंट्स लिख सकते हैं. सेकंड पॉइंट में यूज ऑफ 3 P's यानी कि प्रोटेस्ट, प्रेयर एंड पेटिशन का पॉइंट आप दे सकते हैं. थर्ड में मेंशन एनी 2 फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. तो इसमें आ जाएगा लॉस ऑफ सोवेरेनिटी बाय मुगल रूलर्स और ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. ऐसा से और भी है, एक पॉइंट और है, वो भी आप दे सकते हैं. इसमें कोई भी 2 फैक्टर्स लिखने हैं आपको. फोर्थ है मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक. तो इसमें आ जाएगा एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, या आप लेबर वाला पॉइंट भी ले सकते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉनिटरी एंड क्रेडिट सिस्टम, मॉनिटरी रूल एंड क्रेडिट सिस्टम का पॉइंट भी आप दे सकते हैं. और फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव्स आपको पता ही था, इंपॉर्टेंट है. Mention any 2 ways in which Treaty of Versailles affected the German military force. तो मिलिट्री फोर्स के लिए आया है, तो एक तो इसमें पॉइंट आ सकता है राइन वैली टू बी डीमिलिटराइज्ड आ जाएगा. इसके अलावा जर्मन आर्मी रेस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख सोल्जर्स, नेवी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 5000 मेन एंड इसमें आ गया था आपके पास सबमरीन्स बैन हो गया था, ये सारा एयरफोर्स और ये सब बैन हो गया था. ऐसा कोई भी पॉइंट आप इसके अंदर जो मिलिट्री के साथ रिलेटेड है यानी डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड है, वो पॉइंट आपको इसमें मार्क्स दिलाएगा आपको. What is meant by the term non-alignment? Non-alignment definition आई है. It is a state policy according to which it does not align itself with either of the power blocks, but at the same time actively participate in world affairs. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. Next है when a judicial system is correctly calibrated, the law is applied by judges for fearlessly, without favor or fear and with respect. मतलब वो बिल्कुल फ्रीडम से अपना काम कर सकते हैं. That is why judicial security of tenure is so fundamental. तो इससे रिलेटेड आया है. Deduce and mention any 2 ways in which constitution ensures the independence of judiciary. तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के लिए आप यहाँ पर उनका सिक्योरिटी ऑफ सैलरीज एंड सर्विस कंडीशंस का पॉइंट दे सकते हैं.
इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस फ्री फेयर होता है, रिमूवल जो प्रेसिडेंट मतलब अपॉइंट करता है, रिमूवल ऑफ जजेस बाय इम्पीचमेंट मेथड, इतना स्ट्रॉन्ग मेथड है उनको रिमूव करने के लिए, तो वो बिल्कुल फियरलेसली अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो क्वेश्चन 3 में आपका पहला ही मतलब पार्लियामेंट का क्वेश्चन ही है। 3 सर्कमस्टांसेस अंडर विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, इसमें सीधा सीधा आपके बुक में आंसर दिया हुआ है। कौन सी 3 कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, थोड़ा सा डाउट किसी को हो सकता है, इसलिए इसका आंसर दे रही हूं। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी, इसके अलावा व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी दैट इज सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट हैज अज्यूम्ड नेशनल इंपॉर्टेंस। इसके अलावा व्हेन 2 or more states are of the opinion that parliament should legislate on a subject given in the state list, the parliament can make an act on the subject, on that subject that would be applicable only in the consenting state। जिन states ने कहा है उन्हीं के ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल होगा, इसमें आपको ये लिखना है। बाकी डेफिनेशंस है, क्वेश्चन आर, क्वारम, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इतनी सिंपल डेफिनेशंस आई हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस पेपर के बैलेंस देख के। व्हेन कैन द टर्म ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड, आपको पता है जनरल इमरजेंसी के टाइम पे या इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा की टर्म लगभग 1 साल तक इंक्रीज हो सकती है। पावर्स ऑफ लोकसभा में आपने एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा देना है, जिसमें मनी बिल और बाकी सारी एसोसिएटेड आ जाएंगे। तो ये सारा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रेसिडेंट का तो आपको पता है, आपने सब कुछ किया ही होगा। इम्पीचमेंट का आया है, वाइस प्रेसिडेंट का भी रोल आ गया। आपको बताया भी था, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि वाइस प्रेसिडेंट को ऐसे कोई सैलरी नहीं मिलती, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है राज्यसभा का। लास्ट में एक बार और फटाफट आपके सारे एमसीक्यू सम अप कर देती हूँ, ताकि अगर एमसीक्यू में आपको किसी को कोई डाउट है तो आप एक बार चेक कर लें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, ए ऑप्शन मींस आपका लोकसभा के लिए, अगर इंडिविजुअली होता तो प्रेसिडेंट होता। सेकंड पार्ट में अगेन ए ऑप्शन, जिसमें आपका डब्ल्यू करेक्ट है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी और एज क्राइटेरिया भी बैलेंस हो रहा है। इन थर्ड में आपको जुडिशियल रिव्यू के साथ देना है। एनालॉगी का क्वेश्चन है, रिव्यू द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, जिसमें नल एंड वॉइड कर सकते हैं वो, ये वाली पावर आ जाती है, तो ये जुडिशियल रिव्यू में आती है। फिर फाइटिंग यानी डिबेट का, काफी स्ट्रॉन्ग डिबेट का हीटेड डिस्कशन दिखाया गया है, तो इसमें एडजॉर्न द हाउस फॉर लैक ऑफ लोकसभा करेगा स्पीकर, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो रहा है, स्पीकर चुपचाप है, गुस्से में है और कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा पिक्चर के अकॉर्डिंगली। इन फिफ्थ में एडजॉर्नमेंट मोशन इज पास्ड इन लोकसभा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाउस विल डिस्कस अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, विच इमरजेंसी विल बी डिक्लेयर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए, इट मींस ये आ गया आपके पास जनरल इमरजेंसी। सेवंथ में लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल और नेशनलिस्ट फेल्ट दैट ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड द हिंदूज एंड मुस्लिम, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि दोनों ही ए रीजन भी है और दोनों ट्रू भी हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आ जाएगा। फिर है इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस टू एक्सपैंड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया, तो वर्ड विलेस्ले है, लॉर्ड विलेस्ले है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है इसके अंदर। बाकी ये आपको मैंने वीडियो में भी कवर किए हैं क्वेश्चन सारे। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव नेशनलिस्ट, तो ये तो आपको बिना पढ़े भी पता लग रहा है। लाल बाल पाल को अगर हम निकाल देंगे, अलग कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी मींस दादा भाई नारोजी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। इन 10th पार्ट आपका गर्ल एजुकेशन के दिखाया गया, तो 1851 में ज्योतिबा फुले सेटअप विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ फर्स्ट गर्ल स्कूल इन पुणे में उन्होंने खोला था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें ज्योतिबा फुले का। इसके अलावा 11th में है सुभाष चंद्र बोस was the supreme commander of INA, P statement and S founded the forward bloc, तो P and S means आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12th पार्ट में आप इंडस्ट्रियल टाउन एक्स में रहते हो और फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट को नहीं बेचना चाहते हो, मतलब अपनी जगह पे, तो मेथड ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट बाकी सारे दिए गए हैं, जिनमें से आप स्वदेशी करेंगे। Which of the following is not an objective of United Nation Organization, तो ये आ गया आपका बी, डिसएंगेज। बाकी डिसआर्म, डिकोलोनाइज, डेवलप तो है ही है। फिर 14th पार्ट में आपको कल्चरल हेरिटेज का पिक्चर्स दी गई हैं, इट मींस किसके साथ रिलेटेड है, तो ये आपका आ जाएगा यूनेस्को, मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कॉमन कॉज फॉर द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यानी क्राइसिस वहां पर था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये लेंगे ऑप्शन नंबर बी। बाकी डेमोक्रेसी प्रेस तो आपको पता ही है, ये पॉइंट्स बिल्कुल भी सूट ही नहीं कर रहे हैं। बाकी हेडलाइन सब स्टूडेंट असैसिनेट आर्कड्यूक, तो ये आपका साराजीवो क्राइसिस है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आई होप हिस्ट्री का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। मोरओवर ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में है, तो जिनका अच्छा हुआ है, ज्योग्राफी का एक ही दिन है, उस पर भी पूरा फोकस रखेंगे और अच्छा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।